ड्रामा के स्टार्टिंग में मोमो को उसका बॉयफ्रेंड को जान से मार रहा था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें नियान को दोबारा हर्ट नहीं करने दूंगा। तभी मोमो इस कहानी को एंड कर देती है, यानी कि वो ये स्टोरी देख रही होती है। रियल मोमो देख के सोचती है कि हीरोइन बिल्कुल ढक्कन है क्या भला। जब उसे पता है कि गो उसे भाव नहीं देता, उसकी सौतेली सिस्टर को प्यार करता, तो वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। ये कहते हुए टीवी बंद करी थी, तभी वो टाइम ट्रैवल करके या फिर बिल्कुल वर्ल्ड ट्रैवल करके वो पहुंच जाती है उस स्टोरी के अंदर। वहाँ पहुंचती है तो पहले तो उसे 2 मिनट समझने में वक्त लगता है कि वो है कहाँ। वो तो मस्त सोफ़ा पे पड़े पड़े टीवी देख रही थी। सिचुएशन देख करके उसे याद आ जाता है मोमो ने नियान को मारा भी नहीं था और वो नीचे गिर के एक्टिंग कर रही थी कि मोमो ने उससे बुली किया। गुस्सा होकर के मोमो यहाँ पर उल्टे गू को थप्पड़ मार देती है जब वो उसे बुली करने के लिए आता है तो। और यहाँ पर गू उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। मोमो जब भी यहाँ पर सच्चाई बताने का कोशिश करती तो उसके सिस्टम उसे जोर का करंट का झटका लगाती। पार्टी से वो बाहर निकलती है तो सोचती है कि अब उसे खुद की लाइफ यहाँ पर चेंज करनी होगी। तभी वो अपने हस्बैंड जियानफू से मिलती है। एक्चुअल में इस नॉवल में उसका हस्बैंड भी था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हाईलाइट नहीं की गई थी, इसी वजह से मोमो उसको नहीं जानती थी। लेकिन जब वो जियानफू के बारे में चेक करती है तो ये देख करके शॉक हो जाती है कि एक्चुअल में वो तो चाइना का सबसे रिचेस्ट इंसान में से एक है। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी ये बात जान करके। जियानफू मोमो से कहता है लेट्स गेट डाइवोर्स्ड। वो कहती है शौक होकर क्यों, तो वो कहता है तुम्ही ने तो कहा था ना। कुछ घंटे पहले देखते हैं जहाँ पर कीगो ने मोमो को डाइवोर्स लेने के लिए कहा तो वो तुरंत ही जियानफू को कॉल करके डाइवोर्स लेने के लिए बोल देती है। लेकिन अब फिर यहाँ पर मोमो सोचते हैं कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, इतने अमीर इंसान को भला मैं क्यों ही छोड़ने जाऊँ। वो कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रही थी, मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। जियानफू मोमो को कहता है कि थोड़ा दूर रहो, मुझे माइजोफोबिया है, मुझे लोगों का टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोमो कहती है ठीक है चलो पापा, मैं टच नहीं करती। वो लोग घर जाते हैं। जियानफू अलग ही मोमो के साथ बिहेवियर कर रहा था, उनका अरेंज मैरिज था और मोमो उसे रियल लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। यहाँ पर वो जियानफू को पटाने का कोशिश कर रही होती है, उसके लिए मिल्क और फ्रूट्स वगैरह लेकर के आती है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं खाता है। यहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर को बुलाया हुआ था उसका चेकअप कराने के लिए। उसे डाउट था कि ज़रूर ही उसका दिमाग किसी और तरीके से काम कर रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर वगैरह चेक करके बताता है कि नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल है। फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो मोमो को कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बोलता है, जो कि वो सवाल यहाँ पर उनसे पूछ रहा था। उसे यहाँ पर उसके आंसर्स मिलते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सच में यहाँ पर ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गई। उसका डॉक्टर भी बताते हैं कि मेंटली पूरी तरीके से ठीक है, आखिरकार प्रॉब्लम क्या हो रहा है। वो क्या ही बताए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसे तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। फिर वो यहाँ पर उससे बात करने के लिए जाता है और कहता है चलो ग्रैंडफादर से मिलने जाना है। मोमो ग्रैंडफादर के घर जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी बहन को देख करके ऐसा लगता है कि वो उसके बचपन की फ्रेंड और चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी बहन थी, वो कज़न सिस्टर थी और वो उसे भाई की तरह ही माना करती थी। यहाँ पर जब मोमो उसकी बहन से मिलती है तो जियानफू के को ज़्यादा ही वो क्लोज है, ये चीज़ वो दिखा रही थी। ग्रैंडफादर उन दोनों को क्लोज देख करके बहुत खुश हो रहे होते और कह रहे थे कि मैं तो यूं ही सोच रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, लेकिन देखो तो कितने ज़्यादा खुश हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। वहाँ पर मोमो को पता चलता है कि एक्चुअल में ये जियानफू की बहन है, तो उसने जो बिहेवियर किया था इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वाली ऑकवर्ड हो जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है। ये कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। अब रात में कपल थे तो दोनों को साथ में सोना ही पड़ेगा। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था और कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बस मोमो को नीचे सुला देता है। तभी वहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो उठ करके नीचे जाती है। जब नीचे जाती है तो जियानफू के डैड ने मोमो को कहा था, तुमने कहा था कि तुम जियानफू पे नज़र रखोगी, तो तुम क्या वो कर रही हो। मुझे अब तक एक भी उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिले हैं। वो कहती है हाँ मैं ज़रूर ही उस पर नज़र रखूँगी, इसी वजह से तो मैंने उससे शादी किया है। जियानफू के डैड मोमो को कुछ पैसा देते हुए कहते ठीक है,
अगर तुम सच में ये काम अच्छे से करती हो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। मोमो से कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मुझे ये नहीं करना होता तो भला मैं गू को छोड़ करके जियानफू से क्यों ही शादी करती है। मोमो को याद आता है कि ये का प्लॉट है जो कि उसके खुद के फादर ही जियानफू से उसकी कंपनी के डिटेल्स मंगवाने के लिए बोल रहे होते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद मोमो घर जाती है तो यहाँ पर जियानफू उसका गला दबाने लगता है और कहता है तुम क्या करने के लिए गई थी, अगर तुम मुझे हर्ट करने का कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसे बता रही होती कि एक्चुअल में तुम्हारे डैड मुझे बुलाए थे, उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए कराई है ताकि मैं तुझ पर नज़र रख सकूँ और तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले जा करके उन्हें दे सकूँ। मोमो उन्हें कह देती है कि उन्होंने मुझे 5 मिलियन भी ऑफ़र किए हैं, मैंने पैसे ले लिए लेकिन मैं उनका हेल्प नहीं करने वाली हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो। वो यहाँ पर भला कैसे उस पर भरोसा कर पाता। अगले दिन जब मोमो जियानफू की सिस्टर से मिलती है खाने के टेबल पर तो पूछ रही थी कि जियानफू का बिहेवियर इतना वियर्ड क्यों है, तो उसे बताती है कि वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद किसी अपने से ही उन्होंने धोखा खाया होगा, इसी वजह से अब उसे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। वो जाती है जियानफू के डैड से मिलने के लिए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि अगर आप उसकी मोम का जो लास्ट उनका एमुलेट है वो उसे दे दो तो मैं उसका भरोसा जीत लूँगी कि मैं उसी के साथ, और इसके बाद मैं आसानी से कंपनी के डिटेल्स निकलवा सकती हूँ। जियानफू के डैड उसके बाद में आ जाते हैं। मोमो को वो एमुलेट देते हुए कहते हैं याद रखना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बदले अगर मुझे जियानफू का वो नहीं मिला तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो इस बात के लिए मान जाती है। फिर वो वहाँ से निकल करके जियानफू से मिलने के लिए जाती है। हमें पता चलता है कि जियानफू को एक्चुअल में सारी बातें पता चल चुकी थी, वो उसकी बातों को सुन पा रहा था। गुस्से में आकर के वो अपने सेक्रेटरी को डाइवोर्स पेपर रेडी करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे मोमो ऑफिस में आती है और उसे कहती है ये देखो मैं तुम्हारी मोम का एमुलेट ले करके आए हुए हूँ। एक्चुअल में मैंने तुम्हारे डैड को उल्लू बनाया है और मैं ये ले करके आई हूँ। मैंने उन्हें कहा है कि मैं तुम्हारा भरोसा जीतूँगी, मुझे तुम्हारे अगले कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फेक पेपर्स मिल सकते हैं क्या, ताकि मैं तुम्हारे डैड को दे सकूँ, वरना उन्हें लगेगा कि मैं उनके लिए तो काम ही नहीं कर रही। तो उसका बात मान जाता है। हालांकि वो पूरी तरीके से मोमो पर ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन वो देखना चाह रहा था कि आखिरकार वो करना क्या चाह रही है। दैट्स वाई वो उसे वो पेपर्स वगैरह देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उसे कहता है ठीक है जैसा तुम सही समझो। जियानफू को उसकी मोम का एमुलेट मिल गया था, ये उसके लिए काफ़ी था। फ्लैशबैक में वो याद कर रहा था किस तरीके से उसके खुद के फादर ने ही उसकी वाइफ को जान से मारा था, और ये चीज़ उसने अपनी आंखों से देखा था और जा कर के भी वो कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा उस समय वीक हुआ करता था। यहाँ पर फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करता है। मोमो से कहती है तुम हस्बैंड हो मेरे, मैं कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकती। डोंट वरी, मैं हमेशा ही तुम्हारा सपोर्ट करूँगी और इसी तरीके से तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर डाइवोर्स पेपर लेकर के आया हुआ था। वो कह रही थी डाइवोर्स पेपर, बट तुमने तो कहा था कि तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे, फिर क्या हो गया। वो थोड़ा सा गुस्सा के वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे किडनैप करके लेकर के जाते हैं। किडनैप करवाने वाले एक्चुअल में कोई और नहीं, उसके फादर ही थे। उसके फादर को पता चल गया था कि वो क्या प्लान कर रही है, इसी वजह से उन्होंने उसे किडनैप कर लिया था। वो कहते हैं मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो, और तुमने वही किया, मेरे खिलाफ गई। लेकिन तब तक जियानफू उसे सेव करने के लिए आ जाता है। अब वो यहाँ पर उसे बचा रहा था, उसके डैड उस पर अटैक करने वाले थे, तो वो बीच में आ जाती है। चोट उससे लग जाता है और यहाँ पर उसे घर ले करके जाता है। जियानफू से कहता है आखिरकार तुमने मुझे सेव क्यों किया। मोमो से कहती है मैंने कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो फिर भला मैं तुम्हें कैसे ही छोड़ सकती हूँ। जियानफू मन में सोचता है क्या वह सच में मोमो पे ट्रस्ट कर सकता है। मोमो से कहती है मैं इतना सब कुछ कर तो रही हूँ तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जियानफू यहाँ पर मोमो का फिक्र कर रहा होता है। वो थोड़ा थोड़ा मोमो पे ट्रस्ट करने लगा था। मोमो से कहती है आई नो कभी कभी मेरा भी बहुत ही वियर्ड हो जाता है, बट ट्रस्ट करो मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। अगले दिन वो लोग साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे। बीच बीच में सिस्टर मोमो को काम देते रहती है। उसे गू और नियान को परेशान करने का काम था, क्योंकि मोमो यहाँ पर सेकंड फीमेल लीड थी।
वो वहाँ से निकल करके ऑफिस की तरफ जाती है, तभी वो गू से मिलती है। गू को वो वाइट फ्लावर देती है, वो वाइट फ्लावर जो कि चाइना में किसी के मरने के बाद हम ऑफ़र करते हैं। और गू से कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब क्यों ही नहीं हो जाते हो। अब जियानफू को ये दिख नहीं रहा था, उसे ऐसा लगता है कि मोमो से झूठ बोल रही है और वो वापस से गू से मिल रही है, तो वो गुस्सा कर रहा था। लेकिन जब गू और मोमो में लड़ाई होने लगता है और वो उससे बुली करने लगता है, तो वो यहाँ पर आकर के उसे सेव कर लेता है, मोमो को वहाँ से लेकर के जाता है। मोमो को लग रहा था कि कहीं वो उससे गुस्सा तो नहीं है ना, तो वो उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है और कहती है मुझ पर प्लीज़ एक बार भरोसा करके देखो। जियान वो उस पर कहाँ ही भरोसा कर पाता, भला वो यहाँ पर इस तरीके से उससे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलते हुए देख रहा था, तो भरोसा करने का तो चांस ही नहीं था। आफ्टर दैट ऐसे ड्राइविंग के बीच में गलती से उन दोनों के बीच एक किस हो जाता है। वो किस तो ड्राइवर की गलती से हुआ था, लेकिन यहाँ पर जियानफू भी फुल ऑन मज़े ले रहा था। वो मोमो को अपना सेकंड कार्ड देते हुए कहते जाओ शॉपिंग कर लेना, और उसके बीच वह किसके बारे में याद कर रहा था। मोमो शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ पर सिस्टम की वजह से गू और नियान से मिलती है। अब सिस्टम उसे कहता है जाओ अपना विलन का कैरेक्टर मेंटेन रखो और नियान को परेशान करो। नियान जो भी चीज़ खरीदना चाह रही होती है ना, तो मोमो जा करके उसे परेशान करने लगती है। वो उसे कहता है तुम जो है ड्रेस चूज करिए, तुम्हारे पास पैसे देने के लिए भी हैं। मोमो जियानफो का कार्ड देती है और पैसे पेमेंट हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि नियान भी एक्चुअल में यहाँ पर आई हुई है रिबर्थ लेकर के। वो सोच रही होती है कि पिछले टाइम तो मोमो के पास इतने पैसे हुआ नहीं करते थे, इस बार ऐसा क्या हो गया कि उसके पास इतने पैसे आ गए। इधर जियानफो को भी पता चलता है कि मोमो इस तरीके से उससे मिली है, बट वो फिर भी आकर के उससे सच जानने का इंतज़ार करता है। मोमो घर पर जा कर के उसी के आने का वेट कर रही थी। जब वह यहाँ पर आता है तो उसे देख करके खुश हो जाती है और बताती है एक्शन में मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, मैंने यहाँ पर देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें खरीदी हैं। उसे ट्राई करने के लिए बोलती है। जियानफू जब उन ड्रेसेस को ट्राई कर रहा था तो वो उन्हें ताड़ी जा रही थी कि वो कितना हॉट लग रहा है, मेरा हस्बैंड इतना हॉट है और मैं इसे छोड़ कर किसी और के पीछे पड़ी हुई थी। जब वो ड्रेस वगैरह पहन करके आता है तो फिर यहाँ पर मोमो से कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर शॉप पर गू और नियान से मिली थी, वो लोग मुझे परेशान कर रहे थे, उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें उनका औकात दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर शायद तुम्हारे पैसे थोड़े ज़्यादा ही खर्च कर दिए हैं। जब जानफू देखता है कि मोमो से खुद से सच बता रही है तो वैसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मोमो खुश हो जाती है कि कम से कम वो उस पर ट्रस्ट तो करने का कोशिश कर रहा है। आफ्टर दैट वो दोनों एक एग्जीबिशन के लिए जाते हैं जहाँ पर कि सिस्टम उसे वापस से नियान को परेशान करने का काम देता है। नियान को देख करके मोमो से बात करने के लिए जाती है। अभी वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि वो खुद ही नीचे गिर जाती है। यहाँ पर मोमो को डाउट होने लगता है कि कहीं वो रीबर्थ लेकर के तो नहीं आई है ना, क्योंकि वो ये काम करने से पहले ही कैसे ही उसे फ्रेम कर सकती है। सारे ही लोग यहाँ पर मोमो को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। मोमो सोच रही होती है कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही गड़बड़ है। तभी वहाँ पर जियानफो आता है और वो नियान को अपने सेक्रेटरी को कहता है जाओ इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ। अब नियान सोचने लगती है कि उसने उसे हॉस्पिटल भेजा, मोमो पे ट्रस्ट नहीं किया, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं उसके बारे में अच्छा सोचता है। अब वो अपना टारगेट बदलना चाह रही थी। वैसे भी जब वो रिबर्थ लेकर के आई है तो शादी के बाद क्या होने वाला है गो के साथ, ये बात तो वो अच्छे से जानती थी। घर जाकर के मोमो जियानफो पर गुस्सा कर रहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, तुमने उसे क्यों भेजा हॉस्पिटल। वो कहता है देखो वहाँ पर कोई तुम्हारी बात सुनता तो था नहीं, तो फिर बेकार में बहस करने का क्या ही फ़ायदा है, मैंने तो बस यूँ ही उसे हॉस्पिटल भेज दिया था, और अगर तुम किसी और तरीके से उससे बदला लेना चाह रही हो तो ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमो कहते इट मीन्स कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट था कि मैंने उसे बुले नहीं किया। जियानफो कहता हाँ, और अगर की भी होती तो ज़रूर ही तुम्हारे पास अपने खुद के कुछ रीजन्स होते हैं। मोमो ये बात सुन करके खुश हो जाती है। वो जियानफो से कहती है वैसे भी मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम तुम तो मुझ पर ट्रस्ट करो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। नियान को हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोग मोमो के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो इतनी वियर्ड क्यों होते जा रही है। लेकिन मोमो को तब अपना अगला मिशन मिला था। वो वहाँ पर पहुँचती है और उसके पीछे पीछे जियानफो भी जाता है देखने के लिए कि आखिरकार ये कर क्या रही है। मोमो को पता चलता है कि जियानफो यहाँ पर उनकी बातों को सुन रहा है, तो वो सिचुएशन को संभालने के लिए कह देती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर नियान को पसंद करती थी, इसी वजह से वो ये सारे काम किया करती थी। ये बात सुन के नियान शौक हो जाती है और वो समझने लगती है कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रही है, ये स्टोरी में तो था ही नहीं।
मोमो घर आती है। वो जियानफू को चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन जियानफू उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट वो तो घर भी नहीं आता है, वो अपने दोस्तों के साथ क्लब चला जाता है। मोमो पता करती है उसकी बहन से कि आखिरकार वो कहाँ जाया करता है। उसे पता चलता है कि जियानफू अपने दोस्तों के साथ मोस्टली एक क्लब जाता है। उसके दोस्त यहाँ पर जियानफू से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे इस बारे में बात करना चाहिए। तुम दोनों के बीच जो भी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करना चाहिए। ऐसा करके वो जियानफू को समझा रहा होता है। तभी मोमो यहाँ पर आती है और वो जियानफू को एक्सप्लेन करने लगती है और कहती है कि कभी कभी उसे अजीब सा दौरा पड़ता है। दरअसल वो गो और नियान के बीच में आने का कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा से ही जियानफू को पसंद करती थी, वरना उससे शादी कैसे करती। खुद को प्रूव करने के लिए वो जियानफू को किस करने लगती है, लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ पर मोमो को ऐसे पीरियड्स आ जाता है। जियानफू उसका केयर करने लगता है, वो उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर गो और नियान भी वॉशरूम में आने लगते हैं। उन दोनों को छुपना पड़ता है। गो और नियान अब भी मोमो के बारे में ही बात कर रहे थे, और यहाँ पे जो मोमो होती है वो इस तरीके से जियानफू को चुप कराने के लिए उसे किस कर लेती है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो दोनों भी वॉशरूम में छुपे हुए हैं। रास्ते में लौटते समय वो जियानफू को कहती है कि तुम मुझ पर आखिरकार ट्रस्ट करते क्यों नहीं हो। वो थोड़ी सी ड्रंक थी, उसने क्लब में ड्रिंक भी किया था। जियानफू उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। हालांकि वो उसके साथ रोमांस करना चाह रही थी, लेकिन जियानफू मोमो के लिए ऐसे हैंगओवर सूप मंगा देता है ताकि वो पीने के बाद रेस्ट कर सके। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो उसे एक नया मिशन मिला था। हर रोज़ उसका ये हो गया था, वो बेचारी जियानफू को चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी और वो उसे गलत पर गलत समझी जा रहा था। मम्मू वहाँ से निकलती है। अब उसे अपने पेरेंट के घर पर जाना था, उनसे मिलने के लिए। जियानफू को वो साथ चलने के लिए कहती है, तो जियानफू उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मोमो को पता चला था कि हमेशा ही मोमो के डैड जियानफू से बिजनेस के नाम पे पैसे हटते रहते थे। आज भी वो वही कर रहे थे। हालांकि थोड़े बहुत पैसे तो यहाँ पर जो है गू भी उसे दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जियानफू से वो ज़्यादा ही वाले पैसे डिमांड कर रहे थे। और यहाँ पर जियानफू एज यूजुअल उसे पैसे दे भी रहा था, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से मोमो उसे पैसे देने से मना कर देती है। वो अपने डैड से पूछ लिए, पहले के 500 मिलियन जो आपने अभी लिए थे मेरे हस्बैंड से, वो आप कब लौटा रहे हो? और अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपके घर के सारे सामान ही ले करके जाऊँगी। और वो सच में यहाँ पर उसके सारे सामान ले करके जाने लगती है और कहती है कि बाकी का अभी का तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पैसे निकाल लिए हैं, और भी सारे पैसे बेहतर होगा तो आप यहाँ पर हमें दे देना। अब जियानफू भी उसके बिहेवियर को देख करके खुश हो जाता है। नियान सोच रही होती है कि गू से तो कुछ होने नहीं वाला है, वो इससे अमीर तो होगा नहीं, मुझे जियानफू को ही पटाना पड़ेगा। कार में मोमो जियानफू से कह रही थी कि देखना, मैं अपने डैड से तुम्हारे दिए हुए सारे उधार पैसे वापस ले लूँगी। जियानफू भी कंफ्यूज कि वो उसके साथ इतना वेट बिहेवियर कैसे करिए, वो खुद के डैड से ही पैसे कैसे मांग सकती है। अगली मॉर्निंग का सीन हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में कल जियानफू का बर्थडे आने वाला था। मोमो उसकी बहन को लेकर के जाती है बाहर उसके लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। हालांकि उसकी सिस्टर कहती है जियानफू अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है। मोमो से कहती है डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सेलिब्रेट करवाऊँगी। आफ्टर दैट जियानफू को भी पता चलता है कि मोमो उसके सिस्टर के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई है, तो वो खुश हो रहा होता है और काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके आज घर जाने का डिसाइड करता है। तभी मॉल में वो गू से मिलती है। अब सिस्टम उसे काम देता है। मोमो को बहुत गुस्सा आता है जब भी वो कुछ अच्छा करने जाती है। जियानफू के लिए सिस्टम बीच में क्यों आ जाता है। नियान भी उसके साथ थी। नियान कहती है आई थिंक तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो, बात कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती हूँ। मोमो यहाँ पर उसकी हरकत को नोटिस नहीं करती है। जियानफू बाहर से उन्हें देख रहा होता है। मोमो यहाँ पर एक ऐसा प्रोटेक्शन गू को दे दी है जिसे यूज़ करने के बाद तो सीधे उसे हॉस्पिटल ही पहुंचना था, और होता भी वही है। इसके बाद जियानफू गुस्से में वहाँ से चले जाता है। मोमो घर जाती है, उसे तो पता नहीं था और जियानफू के लिए केक लेकर के आई हुई थी। जैसे वो उसे केक देती है तो गुस्से में उस केक को फेंक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से गू से मिल करके आई हो, उसे गिफ्ट लेकर के आई हो, और तुम्हें ड्रामा दिखा रही हो कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आई हो। मोमो इरिटेट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाती है और कहती है तुम्हारी हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ, जितना हो सकता था मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ें देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। और वो गुस्सा के वहाँ से चले जाते। उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि एक्चुअल में
गू हॉस्पिटल में उसने कुछ ऐसा प्रोटेक्शन में लगा करके दिया था जिससे कि उसे एलर्जी हो गई, और एक्चुअल में उसने केक अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया था। इस वजह से उस बेचारी का हाथ भी जल गया था, वो कभी बताती ही नहीं थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसे रिग्रेट होने लगता है, उसने जो केक ख़राब कर दिया था वो उस केक को फिनिश करता है। मोमो बहुत ज़्यादा ही जियानफू से गुस्सा थी। गुस्सा हो करके वो इस तरीके से क्लब के लिए निकल जाती है, और जहाँ पर क्लब के लिए वो जाती है तो वहाँ पर उसकी बहन कहती है, रुको मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ मेल मॉडल्स को बुला देती हूँ। वो लोग फुल ऑन पार्टी कर रहे होते हैं। जियानफू के फ्रेंड को ये बात पता चलता है तो वो सब कुछ छोड़ करके मोमो को लेने के लिए क्लब चले जाता है। मोमो ड्रंक थी जब वो यहाँ पर देखती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर इस तरीके से उसे लेने के लिए आया हुआ है, तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे कहता है कि एक बात बताओ, तुम सच में गुस्सा होकर के किसी और के साथ जाने वाली थी? वो कहती है क्या करती तुम्हें, तो मेरा ध्यान ही नहीं था। अगले मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो काफ़ी कल वाले कांड को लेकर के रिग्रेट फील कर रही होती है। उसे आधी चीज़ें याद थी, आधी नहीं। जियानफू उसका केयर करने के लिए आता है, उसके नेक पर वाला पर देखती तो वो गुस्सा करने लगती है कि उसने उसका फ़ायदा उठाया है। इस बात पर जियानफू से कहता है, मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया है, और एक्चुअल में तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। भूल गई क्या कल तुमने क्या किया था? मोमो कह रहे थे, हाँ ठीक है मैं ड्रंक थी और तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं था। मुझे सच में गू से अब प्यार नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक सही लाइफ बिताना चाहती हूँ। हाँ मेरे कुछ पंगे होते हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। वो कहती है कि एक्चुअल में मैं वहाँ तब पहुँचा था जब मुझे कोई एक मैसेज आया था। वो समझ जाती है मोमो ने नियान ने ऐसा किया हो, क्योंकि नियान ही उस समय वहाँ से बाहर निकली थी। अब उसे उस बात से बहुत गुस्सा आता है। मोमो को पता चलता है कि उसने कंपनी के जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जॉब एक्चुअल में एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब नियान भी उस कंपनी में आ रही है, तो उसका डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ये सोचने लगती है कि ज़रूर ही यहाँ पर नियान उसे फॉलो करते करते उसे पटाने के चक्कर में यहाँ पर आई होगी, क्योंकि अब उसका बिहेवियर गू के लिए कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं था। ये बातें तो उसे सही तरीके से दिख रही होती है। जियानफू को पता चलता है कि मोमो अपने टैलेंट के दम पर कंपनी में आई है, उसने अपनी आइडेंटिटी तो यहाँ पर किसी को नहीं बताई हुई है। उसे याद आता है कि वो रात में ऐसे डिज़ाइंस बनाया करती थी, तब उसे भरोसा हो जाता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर सच में अपने टैलेंट कहीं दम पर आई हुई है। आते ही नियान यहाँ पर एज यूजुअल उसे परेशान करने लगती है। सब उसे अच्छा समझ रहे होते हैं, भोला भाला इनोसेंट समझ रहे थे, और मोमो को ही गलत समझ रहे होते हैं। मोमो किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझती और चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। नियान यहाँ पर सबको कॉफ़ी वगैरह ऑफ़र करती है, और इस तरीके से मोमो को भी कॉफ़ी ऑफ़र करती है जो मोमो नहीं लेती है। वो ऐसे एक्टिंग कर रही होती है कि मोमो जानबूझ करके उसे हर्ट करना चाह रही है। सारे लड़के यहाँ पर मोमो को ही गलत ठहराने लगते कि इतना भाव क्या खा रही हो। तभी वहाँ पर जियानफू आता है और वो कहता है कि ऑफिस तुम लोग काम करने के लिए आती हो, तमाशा करने के लिए नहीं। मोमो को वो कंपनी में लेकर के जाता है अपने ऑफिस में। वो यहाँ पर इस तरीके से मोमो को कह रहा होता है, तुम्हें कंपनी में आना था तो मुझे बोलती, मैं सेक्रेटरी का पोस्ट तुम्हें दिला देता। मोमो से कहती कि नहीं, मुझे इस कंपनी में अपने टैलेंट के दम पर आना था, ना कि तुम्हारा हेल्प लेकर के। जियानफू से कहते ठीक है, अगर इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे सीधे बताना। वो कहती है छोटे छोटे प्रॉब्लम तो मैं खुद ही संभाल लूँगी, तुम्हारी हेल्प की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैनेजर यहाँ पर बताता है कि कंपनी में कंपटीशन आने वाला है, सबको अपने अपने जो है डिज़ाइन सबमिट करने, जो जीतेगा उसे अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेंगे। मोमो को याद आता है कि स्टोरी में नियान ने उसके डिज़ाइन चोरी कर लिए थे। इस बार ऐसा ना हो, ऐसा वो पूरा इंतज़ाम करती है। डिज़ाइंस वगैरह बनाने के बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं खाना खाने के लिए। गू और नियान भी वहाँ पर आ जाते हैं, वो लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। ऐसे तो जियानफू को जेलस हो रहा था, लेकिन वो मोमो पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है। अगला दिन वही होता है जो होना था। नियान ने मोमो के डिज़ाइन चोरी करके सबमिट कर दिए थे, और जो मोमो का डिज़ाइन होता है वो ऑब्वियसली चूज कर लिया जाता है। मोमो से कहती है मेरा डिज़ाइन है। सारे इस बात का प्रूफ मांगते हैं। सीसीटीवी उस दिन का काम नहीं कर रहा था। मोमो ने अपने डेस्कटॉप पे हिडन कैमरास लगाए हुए थे, जिन कैमरास के थ्रू वो दिखाती है कि किस तरीके से नियान उसके डिज़ाइन चोरी करके सबमिट करी है। अब नियान का ये जो है कंपटीशन से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और मोमो वो कंपटीशन जीत जाती है। फाइनली उसे ये बात स्टोरी में पहले से पता था, दैट्स वाई इस बार वो खुद को सेव कर लेती है। मैनेजर नियान को बहुत ही डांट लगाता है कि तुम कितनी घटिया इंसान हो, किसी और के डिज़ाइन को चोरी करके तुम कैसे ही सबमिट कर सकती हो। जियानफू काफ़ी खुश हो रहा था ये जानकर कि मोमो का डिज़ाइन एक्चुअल में सेलेक्ट हो गया है। अब इससे बात है कि वो इतनी टैलेंटेड है।
ईहान सोच रही होती है कि मोमो को कैसे पता, कहीं वो भी उसी की तरह रिबर्थ लेकर के तो नहीं आई हुई है। आखिरकार उसे कैसे पता चल गया कि वो उसके डिज़ाइंस को चोरी करने वाली है। इस बार वो मोमो का प्लान ख़राब नहीं कर पाती है, तभी अचानक से मोमो की तबीयत थोड़ी ख़राब लगने लगती है। तो जियानफो की सिस्टर उसे लेडी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर के जाती है। निहान उसे फॉलो कर रही थी, उसे ऐसा लगता है कि मोमो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट और अबॉर्शन कराने के लिए आई है। तो उसकी फ़ोटो वीडियोस बना लेती है और जियानफो को भेज देती है। जियानफो को लगता है कि शायद वो गो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो मोमो के साथ काफ़ी वियर्ड बिहेवियर करने लगता है। मोमो जब उससे मिलती है तो उसके वियर्ड बिहेवियर के लिए वो सोच रही होती है कि अब इससे क्या हो गया। धीरे धीरे चीज़ें तो सही चल रही थी। जियानफो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि मोमो प्रेग्नेंट है और अगर वो किसी और का भी बेबी है, किसी और का ही एक्चुअल में बेबी है, क्योंकि जियानफो और मोमो के बीच तो कुछ हुआ नहीं, तो भी वो उसे संभालने के लिए तैयार है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मोमो प्रेग्नेंट है, जा करके तुम्हें उससे बात करना चाहिए। रिपोर्ट चेक करने पे पता चलता है कि एक्चुअली में मोमो प्रेग्नेंट नहीं है। वो खुश होकर के उससे बात करने के लिए जाता है। मोमो को कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो। मोमो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, तो मैं किसी और के साथ भला कैसे ही इंटीमेट हो सकती हूँ। मैं तुम्हें कभी रिलेशनशिप में धोखा नहीं देने वाली, तुम मेरे हस्बैंड हो। जियान फोर्स से गलती का माफ़ी मांगता है। धनियान गो को मोमो के खिलाफ भड़का रही थी, उसे परेशान करने के लिए बोलती है, कहती है तभी हम अमीर होंगे और ज़्यादा, तभी तो फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर पाएंगे। गो यहाँ पर नियान की बात मान जाता है, ये सोचते हुए कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। कंपटीशन वगैरह जीतने के बाद वो लोग कंपनी की तरफ से पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जियानफो भी गया हुआ था और मोमो की सारी टीम वहाँ पर गई हुई थी और वो लोग मस्त पार्टी वार्टी कर रहे थे। यहाँ पर जो नियान होती है मौके का फ़ायदा उठाते हुए जियानफो को पटाने के लिए जाती है, लेकिन तभी मोमो बीच में आ जाती है। कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे कमरे में इंतज़ार कर रहा है, मेरे हस्बैंड के पास आने का कोशिश भी मत करना। उसे भेजने के बाद जियानफो मोमो को कमरे में खींच लेता है और वो उसे समझाती है कि एक्चुअल में आगे चल करके शायद मैं थोड़े और पंगे करने वाली हूँ आज, लेकिन प्लीज़ संभाल लेना। उसे ध्यान आता है कि उसे नियान को लव पोशन देना था और यहाँ पर अब वो अपना वो काम करने के लिए निकल जाती है। नियान चुपके से वो ग्लास बदल देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोमो ने दोनों ही ग्लास में लव पोशन मिलाया हुआ है। दवा खाने के बाद वो जियानफो के पास वापस लौटती है और वो दवा के असर में फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर नियान भी वो दवा के असर में थी, तो वो गू के पास जाती है और वो दोनों रोमांस करते हैं। हालांकि उसका प्लान था कि वो मोमो को वो दवा देने के बाद उसे किसी और के साथ सेट कर देगी। अगले सुबह जब मोमो जगती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड थी। जियानफो को कह रही होती है, यार तुम्हें तो संभालना चाहिए था, मैंने तो कहा था ना कि मैं कुछ कांड करने वाली हूँ। जियानफो से कहता है, अब तुम मेरी वाइफ मेरे पास आओगी तो भला मैं मना कैसे करूँगी। वो लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए, तो बाहर गो और निहान कार में बैठते हैं। जियानफो कहता है, आई थिंक कि जब तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। मोमो तो स्टोरी नहीं बदल सकती थी, लेकिन जियानफो तो मेल लीड था, तो वो स्टोरी को चेंज कर देता है। मजबूरी में उन दोनों को एक दूसरे से इंगेज होने के लिए हाँ कहना पड़ता है। अब उन्हें इंगेजमेंट में जाना था। मोमो से कहती है, संभाल लेना अगर मैंने कुछ कांड किया तो। इंगेजमेंट पार्टी में जाना इसलिए था क्योंकि सिस्टम ने उसे काम दिया था। मोमो मजबूर थी वहाँ पर जा कर के तमाशा करने के लिए, वरना उसे इसी स्टोरी में मरना पड़ेगा। एंगेजमेंट में जाती है, गो उसे कहता है, खबरदार जो तुम यहाँ पर निहान को बोलेगी तो। निहान को वो बाहर लेकर के जाती है जहाँ पर उसे किडनैपिंग वाला सीन याद था। निहान ने गुंडों को बुलाया था और वो ऐसे किडनैप होने की एक्टिंग करती है। अब यहाँ पर गो आता है तो अब सी बात है, वो निहान को पैसे दे करके वहाँ से लेकर के जाता है। मोमो ने जियानफो को कहा था कि वो थोड़ी देर में किडनैप होगी तो आ करके उसे बचा लेने के लिए। जियानफो जब कुछ देर तक मोमो को नहीं देखता है तो उसे लगने लगता है कि सच में वो किडनैप ही होने वाली है। बाहर जाती है तो सच में किडनैपर्स उसे मारने वाले थे। तब तक वो जा करके उसे सेव कर लेता है। घर जा कर के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। मोमो उसे मनाने के लिए जाती है। जियानफो से कहता है, उस पर गुस्सा कर रहा था, ऐसा क्या सीक्रेट है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, मोमो से नहीं बता सकती थी। वो वापस से अपने दोस्त के साथ चले जाता है। उसका फ्रेंड उसे वही ज्ञान देता है। मोमो को संभालने के लिए वो उसे छोड़ देता है। जब जियानफो सो रहा था, मोमो से कहती है, ये हमारी दुनिया असली नहीं है, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आई हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकती, वरना मुझे इस स्टोरी में मर जाना होगा। मुझे जानबूझ करके गो और नियान को प्रोवोक करना पड़ता है। जो रियल ऑनर थी वो ऐसा सच में करती थी, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन मोमो जियानफू से मिलती है और कहती है एक्शन में उसे उसके कुछ ट्रेड सीक्रेट चाहिए जो कि वो जियांगो को देना चाहती है, तो वो उसे नकली वाले दे दे। वो उसे सब कुछ कहानी के एंड में बताएगी। जियानफू उसका हेल्प करता है और उसे वो ट्रेड सीक्रेट दे देता है। मोमो को समझ नहीं आता कि जियानफू अब उस पर ट्रस्ट कैसे करने लगा है। आफ्टर दैट वो जाकर के गो को वो ट्रेड सीक्रेट देती है और ये देख करके नियान सोच रही होती है कि जब मोमो खुद ही पहले की तरह गो का हेल्प करे उसे अमीर होने में, तो बेहतर है कि वो गो को अमीर होने में ही हेल्प करें। और गो से तो वो जल्दी ही शादी भी करने वाली है, लेकिन एक्चुअल में वो रिपोर्ट्स तो फेक थे। जानफू से जब मोमो मिलती है तो वो उसे कहती है कि अब उसे उसकी बातों पर ट्रस्ट कैसे हो रहा है कि वो उसे धोखा नहीं देगी। मोमो से वो कहता है कि बस यूं ही शायद मैं भी अब तुम पर भरोसा करने लगा हूँ, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अगले दिन वो अनियान की शादी होने वाली थी। जियानफू और मोमो को वहाँ पर जाना था। आगे जो कुछ होने वाला था उस बारे में सोच करके मोमो को काफ़ी एंजाइटी होने लगती है। जियानफू उसे अपने साथ लेकर के जा रहा था। वो उसे कहती है कुछ भी कांड हो मुझे सेव करने के लिए आ जाना। बट प्रॉब्लम ये था कि इस तरीके से जो है उसे बिज़नेस कॉल से बाहर जाना पड़ता है। मोमो शादी में अंदर जाती है। वो शादी रोकने का उसे काम दिया जाता है, तो वो झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में वो जियानफू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो तो बस ये बात यहाँ पर बताने के लिए आई हुई थी। अभी सुन करके सारे शौक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा डाउट होने लगता है, यानी नियान को, कि वो कर क्या रही है। लेकिन गो यहाँ पर गुस्सा होता है कि तुम मेरी शादी बर्बाद करने के लिए आए और उसे बुली करने वाला था। नियान इंतज़ार कर रही थी गो के हाथों मोमो मारी जाए और ये कहानी ख़त्म हो, लेकिन तभी जियानफू आकर के मोमो को सेव कर लेता है। कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सेव करने के लिए ज़रूर ही आऊँगा, और देखो मैं तुम्हें सेव करने के लिए आ गया। आफ्टर दैट गो के इस अटैकिंग प्रवृत्ति की वजह से उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। शायद वो हॉस्पिटल या पागलखाने जाने वाला था। घर जाकर के मोमो जियानफू को उसका जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। ग्रैंडफादर यहाँ पर जियानफू मोमो को बुला के कह रहे थे मुझे पता चला कि तुम जियानफू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो। अब वो झूठ मूठ का हाँ कह देती है ताकि ग्रैंडफादर को हर्ट ना हो, लेकिन उसके फादर बीच में पंगे क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं। अगर मोमो सच में जियानफू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होती तो फिर उन्हें कंपनी के शेयर्स नहीं मिलते ना। अब यहाँ पर मोमो को हर्ट करने का कोशिश करते हैं। ये बात मोमो को पता था और वो ये बात जियानफू को पहले से ही बता देती है। जियानफू पूरा उसके प्रोटेक्शन का ख्याल रखता है। वो दोनों मिलकर एक्टिंग करने लगते हैं कि जियानफू के डैड मोमो को हर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा आ जाते हैं और जियानफू के डैड को घर से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि वो अपनी ही बेटी की ज़िंदगी क्यों ही बर्बाद करने के पीछे पड़ा है। उसके डैड वहाँ से बाहर निकलते हैं तो नियान जियानफू के डैड से मिलने के लिए आती है और वहाँ से वो दोनों मिलकर के साथ में काम करने वाले थे। अगले दिन जियानफू अपने मॉम के ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर कि वो मोमो को बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से अपने डैड को उसकी मॉम को जान से मारते हुए देखा था। तब से वह कभी किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मोमो से कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में फैमिली है, मिल करके जो भी प्रॉब्लम होगा आगे चल करके संभाल लेंगे। अगले दिन इस तरीके से जब निहार उसे मिलने के लिए बुलाती है तो उससे मिलने के लिए जाती है। वो दोनों टू द पॉइंट आकर के आपस में बातें कर रहे थे। तभी उससे पता चलता है कि इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए जियानफू के डैड ने उसे ही किडनैप कर लिया। वो उसकी मॉम का लास्ट लेटर के बहाने उससे बुलाए हुए थे और वो जियानफू को जान से मारने वाले थे। ये स्टोरी पता तो थी मोमो को कि ऐसा कुछ आगे होने वाला है, लेकिन ये प्लॉट इतना जल्दी जल्दी एडवांस में आगे बढ़ेगा ये बात उसे नहीं पता था। वो जियानफू को सेव करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर कि उसके डैड उसे जान से मारने ही वाले थे कि मोमो बीच में आ जाती है। उसे सेव करने के लिए डैड की इन हरकतों की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वो अपने ही बेटे को जब जान से मारने का कोशिश कर रहा था तो इस ऑब्वियस कि उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। जियानफू हॉस्पिटल में था और वो उसका ख्याल रख रही होती है। यहीं दूसरी तरफ गो को नियान भड़का देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर केवल और केवल मोमो और जियानफू की वजह से हो, तो क्यों ना तुम वहाँ जा कर के उनसे बदला लो। गो उसकी बातों में आ जाता है और वो जियानफू को हर्ट करने के लिए हॉस्पिटल चले जाता है। मोमो को डाउट होता है कि अब अगला प्लॉट जो होने वाला है जियानफू नियान की बात मान करके उसे हर्ट करने के लिए आएगा, तो उस समय वहाँ पर उसे सेव करना होगा। सच में यहाँ पर गो उस पर अटैक करने के लिए आता है और मोमो जैसे तैसे करके उसे सेव करती है। दूसरी तरफ गो और ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि नियान उसे कह देती है कि वो उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी, वो तो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो ये सच भूल करके उससे ब्रेकअप करके अलग हो जाती है। मोमो को भी पता चल चुका था कि नियान भी यहाँ पर रिबर्थ लेकर के आई हुई थी। नियान से वो कहती है तुम्हारा टारगेट तो गू था ना, तो तुमने जियानफू को पटाने का कोशिश क्यों किया। नियान उसे कहती है गू से शादी के बाद मैंने मेरी लाइफ देखी है,
और वो मुझे कितना बुली करता था, मुझे ऐसे बंद करके घर में रखता था। मैं दोबारा ही जब रीबर्थ लेकर के आई हूँ तो मैं वही ज़िंदगी क्यों जीऊँ। इसी वजह से मैं जियानफू को पटाने का कोशिश कर रही थी। मैंने गू को बदलने का कोशिश किया लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मोमो को पता चलता है, ओह शादी के बाद की कहानी तो मुझे नहीं पता ना, वो तो नियान को ही पता होगा क्योंकि उसकी तो लीड रोल वही थी। वो कहती है दोबारा जियानफू को हर्ट मत करना। फिर वो जियानफू को देखने के लिए चली जाती है। वो ठीक था, उसके और मोमो के बीच अब एक ट्रस्ट का रिश्ता बन गया था। वो लोग और फैमिली के साथ सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पार्टी वार्टी। यहाँ पर मोमो का बर्थडे था। जो जियानफू था वो उसे कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम कर देता है और मोमो को अब वो अपनी एक रियल लाइफ वाइफ मान रहा था। गुस्सा होकर के नियान यहाँ पर मोमो को धमकी देती है कि वो अगर उसकी लाइफ बदलने में उसकी हेल्प नहीं की तो वो खुद की जान ले लेगी। मोमो से कहती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये तो बस एक कहानी ही है, हम सबको अपनी अपनी दुनिया में तो वापस जाना ही है। मैंने अपने साइड से अपनी स्टोरी कंप्लीट कर दी है और मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊँगी। वो दोनों ही उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली यहाँ पर जियानफू और मोमो की शादी हो रही थी। मोमो को पता था कि इस कहानी का एंड नहीं है, कुछ ना कुछ तो कांड यहाँ पर ज़रूर ही होने वाला है। शादी पे वो डरते डरते स्टेज पर जाती है। जियानफू को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोनों फाइनली एटलीस्ट इस कहानी में एक दूसरे से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर रहे थे। एक्चुअल में शादी के बाद जो मोमो थी वो अब अपनी असली दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर कि जियानफू अकेले ही रह जाता है। वो इस वर्ल्ड को देख रही थी तो जियानफू ने भी खुद को ख़त्म कर लिया था। मोमो सोचती है कि शायद यही इस कहानी का एंड है, लेकिन तभी इस वर्ल्ड में काफ़ी दिनों बाद वो जियानफू से वापस मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सपना देख रही है, जियानफू उस दुनिया में कैसे आ सकता है। बट वो उसे कहता है हाँ तुम सही समझ रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड जियानफू ही हूँ। मैं तुम्हें फॉलो करते करते रियल वर्ल्ड में आ गया। एक्चुअल में जिस रात तुमने मुझे अपनी इस नकली दुनिया की सच्चाई बताई थी उस रात मैं होश में था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तभी से मुझे तुम पर ट्रस्ट हो गया था और मुझे पता था कि तुम्हारी दुनिया में वापस कैसे जाना है। इसी वजह से मैंने खुद को उस दुनिया में ख़त्म कर लिया और मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। इसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं और रियल वर्ल्ड में एक हैप्पी कपल की तरह रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।